हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी चेंजेस हो रही हैं और जो डेली बेसिस पे चेंजेस हो रही हैं वो उन बच्चों के लिए अच्छी नहीं है जो एलिजिबल नहीं है, जहाँ उनकी प्रोफाइल में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जिनके पास अपने फंड्स वगैरह हैं और फ्रेश पास आउट है, अच्छा एकेडमिक स्कोर है, स्टेम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया अभी भी पॉसिबल है और बहुत अच्छा चल रहा है। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो नई चेंजेस आई हैं, उनको किस तरह के बच्चे चाहिए, किस तरह की प्रोफाइल पे वीज़ा आ रहे हैं। कनाडा डे बाय डे अपने आप को रिलैक्स कर रहा है, तो भी अपने बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में क्यों बढ़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में क्या इनकम बहुत ज़्यादा है बच्चों की, क्या उनको बहुत अच्छा काम मिल रहा है स्टडी के दौरान। बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। आज इस वीडियो में ऑस्ट्रेलिया को लेकर हर एक फैक्टर पे, हर एक जो आपका क्वेश्चन है, जो डाउट है, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या चेंजेस है, क्या बेनिफिट हो सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और किसको अप्लाई करना चाहिए अगर आप एलिजिबल नहीं हैं। आज इस वीडियो में अगर हमने देखा कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है तो आपको ऑस्ट्रेलिया में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होंगे, इससे आपका जो गैप भी बढ़ेगा और दूसरे कंट्री का भी आपका जो चांस है वो स्किप हो सकता है। तो आपको इस वीडियो के लास्ट तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए या अदर किसी कंट्री में ट्राई करना चाहिए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे फ्रेश पास आउट बच्चे की। अगर आप 12th कर चुके हैं और फ्रेश पास आउट है, फ्रेश पास आउट का मीनिंग 2022 वाले बच्चे नहीं हैं। आपने अगर 12th 2022 या उससे पहले की है तो आप एलिजिबल नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। किसी भी एजेंट के पीछे, किसी भी कंसल्टेंट के पीछे लगकर अपनी फाइल को मत लगाइए। डेली बेसिस पे हम 100+ बच्चों को मना करते हैं कि बेटा आप एलिजिबल नहीं हो, आपका जो पास आउट है 12th वो 2020 में है, आपको अदर कंट्री में ट्राई करना चाहिए। अगर आप कनाडा ट्राई करेंगे तो कनाडा का भी ट्रेंड अच्छा चल रहा है। अगर आप 2023 पास आउट है, स्टेम के स्टूडेंट है, जहां आपके पास आर्ट्स में मैथ है, तो आप एलिजिबल हैं, मगर आपका स्कोर कम से कम 60% होना चाहिए और जो कोर सब्जेक्ट है उसमें भी आपका स्कोर मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर किसी भी कोर सब्जेक्ट में आपका स्कोर 50% से कम है तो आपके लिए 50-50% चांस है ऑस्ट्रेलिया में। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपको 50% के चांस पे ही वीज़ा दे सकता है। इसीलिए अगर आपकी प्रोफाइल 60% अबव है, उसके बाद आपके कोर सब्जेक्ट में 50% से ज़्यादा स्कोर है और आप फ्रेश पास आउट है 12th के बाद, तो ही आप एलिजिबल करिए। बहुत सारे बच्चे हमें प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कोई डिप्लोमा लिया हुआ है, कोई उनके पास गैप का कोई डॉक्यूमेंट लगा हुआ है 12th के बाद, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलते। आप अपना जो गैप जस्टिफिकेशन है 12th के बाद अगर बहुत अच्छा भी है तो भी बहुत कम चांस हो जाते हैं। अगर आप फ्रेश पास आउट है तभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाइए। दूसरा जो हम अभी बात करेंगे, जो आपके फंड्स थे। पहले फंड क्या होता था ऑस्ट्रेलिया में, जो लिविंग कॉस्ट होता था वो फिक्स था 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अभी इसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, 24,505 फंड्स आपको चाहिए। अगर आप फंड्स कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत सिंपल है। अगर आप बैचलर डिग्री में जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपने बैचलर डिग्री की फर्स्ट ईयर की पूरी फीस, फॉर एग्जांपल 30,000 है, 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर वो हो गया। उसके बाद आपने अपने लिविंग कॉस्ट को काउंट करना है, जो पहले 21,041 थी, अभी इन्होंने इंक्रीज कर दिया है। इस चीज़ को आपने नोट करना है। जो इनटेक 1 अक्टूबर के बाद स्टार्ट होगा वहाँ पर बच्चों को फंड शो करना पड़ेगा 24,505। तो आपका जो सेकंड कॉस्ट है वो है 24,505, ये फिक्स है। चाहे आप मास्टर में जा रहे हो, चाहे आप D2D में जा रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट बैचलर में जा रहे हो, तो ये फंड्स आपको शो करने ही पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर की फीस भी आपको शो करनी पड़ेगी जितनी भी आपके ऑफर लेटर पे आई है। फिर चाहे आपका कोर्स 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, चाहे PhD के लिए जा रहे हो, तो जो फर्स्ट ईयर की फीस है वो भी आपको शो करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका जो 700 के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस आप काउंट कर लीजिए, जितने साल का अप्रॉक्स 3 साल की अगर बैचलर डिग्री है तो 2100 रुपये आप वो मानकर चलिए। उसके बाद आप मानकर चलिए कि 2000 आपका जो रिटर्न एयरफेयर का, जो रिटर्न टिकट का कॉस्ट आपको शो करना है, तो इसको आप प्लस कर लीजिए। इतनी अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए। जे आपकी जो अमाउंट है वो विद 3 मंथ ओल्ड आपके अकाउंट में होनी चाहिए। उसमें आप अपने फादर का, अपने मदर का स्टेटमेंट डाल सकते हो, अपने दादा दादी का स्टेटमेंट डाल सकते हो।
और अगर आपके अकाउंट में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आई है जो बड़ी अमाउंट है तो उसका आपको जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा, उसका सोर्स भी बताना पड़ेगा। अगर वो 3 मंथ पुराना कोई एंट्री है तो भी आप रेडी रहे कि आपको अपना सोर्स यूनिवर्सिटी को, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज अभी 3 मंथ से पुराने फंड का भी सोर्स मांग रही हैं। अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स है तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास 3 मंथ पुराने फंड्स नहीं हैं तो आप रीसेंट फंड भी शो कर सकते हैं। उसमें आप कोई सेल डीड, चाहे आपका कोई मकान है, चाहे कोई प्लॉट है, चाहे कोई एग्रीकल्चर लैंड है, कोई व्हीकल आपने सेल किया है तो उसका सेल डीड आप लगा सकते हो। दूसरा, अगर आपकी कोई एफडी पड़ी थी उसको आपने विड्रॉ करवाया है, कोई आपके शेयर मार्केट में पैसा था आपने उसको निकाल लिया है, कोई बॉन्ड थे, कोई म्यूचुअल फंड था उसको आपने ले लिया है, उसका भी आप सोर्स शो कर सकते हो। इसके बाद अगर आप एजुकेशन लोन करवाते हो तो भी आपका रिसेंट जो अमाउंट है वो चल जाएगा। तो फंड्स बहुत बड़ा इशू नहीं है, मगर फंड्स जेन्युइन होने चाहिए, आपके अकाउंट में होने चाहिए, और इसका वेरिफिकेशन आप मानकर चलिए कि 101% होगा ही होगा। इसके बाद अगर हम बात करें जीटी और जीटीएस की, जहां पर दो चीज़ें आपके सामने आएंगी। सबसे पहले जीटी, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, अभी इसको बंद करने जा रहे हैं और जो नया आ रहा है जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट के रूप में एक नया सिस्टम वो स्टार्ट कर रहे हैं। जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट में क्या था कि आपका जो सारा वेरीफाई करना था वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता था। अभी आपका जो जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट है वो एम्बेसी की तरफ से लिया जाएगा, यानी कि अभी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज से शिफ्ट होकर एम्बेसी की तरफ जा रही है। एम्बेसी खुद आपका जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट लेंगी, उसमें आपका इंटरव्यू हो सकता है, उसमें आपका रिटन टेस्ट हो सकता है। अभी इस पर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं आई, मगर आने वाले दिनों में आपको जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट के थ्रू ही अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद जो बच्चे ट्रेड कोर्स में जा रहे हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया पहुंच भी जाते हैं उनके लिए क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जो बच्चे ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाते थे वो क्या करते थे, अगर बैचलर डिग्री में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर गए वहाँ पर जाकर वो अपना कोर्स चेंज कर लेते थे, वो किसी प्राइवेट कॉलेज में वेट के किसी कोर्स में चले जाते थे, ट्रेड कोर्स में चले जाते थे। अभी उन्होंने जो ट्रेड कोर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, पोस्ट स्टडी वर्क एक्सपीरियंस, उसको कम कर दिया है 2 ईयर से 1.5 ईयर। 18 मंथ का अभी आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट रहेगा अगर आपने ट्रेड कोर्स लिया है। तो जो बच्चे वहाँ पर जाएंगे वो 6 मंथ तक अपना कोर्स चेंज नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरा, 6 मंथ के बाद अगर वो कोर्स चेंज कर वो वेट में जाएंगे तो उनका जो वर्क परमिट है वो सिर्फ 1.5 ईयर का रहेगा, यानी कि 18 मंथ का रहेगा। 18 मंथ में आपने अपना एम्प्लॉयर फाइंड आउट कर अपना वर्क परमिट लेना है। तो जो स्पैन था आपका, जो ड्यूरेशन था आपके पास अपना एम्प्लॉयर फाइंड आउट करने का, वो कम हो जाएगा। तो आपके पीआर का जो पाथ है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप ट्रेड कोर्स में जाएंगे। कॉन्करेंट सीईओ थी जो वहाँ पर आपको ऑप्शन देती थी कि आप अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किए बिना, वहाँ से लीव लिए बिना आप डायरेक्ट किसी प्राइवेट कॉलेज में जहाँ से कॉन्करेंट सीईओ आपको मिलती थी वहाँ पर एडमिशन ले सकते थे। अभी कॉन्करेंट सीईओ ही आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जो पहले आपको सीओई प्रोवाइड करते थे अभी वो नहीं कर पाएंगे। इससे आपको पुरानी यूनिवर्सिटी से पहले लीव लेना पड़ेगा, वहाँ से उसके बाद ही आप किसी अनदर कॉलेज में जाकर एडमिशन ले पाएंगे और एम्बेसी को भी आपको इन्फॉर्म करना पड़ सकता है। इसके बाद जो बच्चे वहाँ पर जाकर अपना लिविंग कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कि जहाँ से आपने किसी के फंड लगा दिए और वो फंड यहीं पर रह गए, आपके साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं हुए, तो वहाँ पर जाकर आपका जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट, जहाँ आपने वहाँ पर रहकर अपना एक्सपेंस मेंटेन करना है, तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आपके माइंड में है कि मैं अभी जाऊँगा और वहाँ से जाकर अपनी फ़ीस रिफ़ंड करवाकर किसी डिप्लोमा कॉलेज में चला जाऊँगा, तो उन बच्चों के लिए आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अगर आप जाना चाहते हो, नो डाउट हम वेजेस की बात करते हैं तो 23 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर आवर तक आप मिनिमम अर्न कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। मगर जहां पर जो बड़ा फैक्टर है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचना किसको है, पहुंचेगा कौन, जो स्टेम का स्टूडेंट है जिनका एकेडमिक स्कोर अच्छा है, जो पीटी का स्कोर है। अगर आप एलिजिबिलिटी पीटी के अंदर देखना चाहते हो तो अगर आपने 12th किया है तो 50 नॉट लेस देन 54 नॉट लेस देन 50 वाला बच्चा भी सेलेक्ट हो सकता है। अगर आपने बैचलर किया है 54 नॉट लेस देन 50 पर भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगी, 58 नॉट लेस देन 50 पर भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगी। जहां पर पीटी के कम स्कोर के साथ आपको ऑप्शन मिल जाती हैं
अगर आप आइल्स के साथ जा रहे हो आफ्टर 12th तो आपको कम से कम ओवरऑल 6, एक में 5.5। अगर आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है आइल्स के साथ तो 6.5, नॉट लेस देन 6, और 6 ईच पे भी आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाती है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। फंड्स आपके पास जेन्युइन चाहिए, गैप आपके पास होना नहीं चाहिए। गैप में एक और चीज़ आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सैलरी अपने अकाउंट में डलवाना शुरू कर देते हैं 1 साल 6 मंथ तक, और उसका कोई भी जॉब प्रोफाइल, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालकर अपना एक्सपीरियंस लगा देते हैं। अभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं गैप जस्टिफिकेशन के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट गया है उसका भी वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से भी कंफर्म किया जाएगा कि आपकी प्रीवियस स्टडी क्या थी, आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, किस ट्रेड में आप काम कर रहे हो, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाएंगी। उसके बाद ही आपको वीज़ा मिलेगा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया को स्टूडेंट चाहिए, मगर वो ऐसा नहीं कि कोई भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में आए। वो चाहते हैं कि जो स्टूडेंट आए वो स्किल्ड पर्सन हो, वो उनके काम आ सके, वो ऑस्ट्रेलिया की जीडीपी में हेल्प कर सके, उसी बच्चे को वो बुलाना चाहते हैं। अगर दूसरी साइड में कनाडा की बात करूं, डेली बेसिस पे जो जो भी वहाँ से नोटिफिकेशन आ रहे हैं, वहाँ पर चेंजेस हो रही हैं, वहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिल रहा है कि स्टूडेंट चाहिए, कोई भी स्टूडेंट आ जाए। सबसे बड़ा कनाडा में अभी प्रॉब्लम क्या चल रहा है कि वहाँ पर काम की प्रॉब्लम बच्चों के थ्रू आ रही है कि बच्चों को काम नहीं मिल रहा। ऑस्ट्रेलिया में अभी तक वैसा कोई सीन नहीं है, इसीलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, चाहे जहाँ पर उनका 5-4 लाख रुपए ज़्यादा लग जाए। मगर इसी चीज़ का बेनिफिट बहुत सारे कंसल्टेंट ले रहे हैं। कंसल्टेंट अगर आप एलिजिबल नहीं हो, आपकी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं है, आपका एकेडमिक स्कोर अच्छा नहीं है, आपका गैप है, तो भी आपसे कुछ ना कुछ चार्ज कर रहे हैं, तो भी आपकी फ़ाइल किसी प्राइवेट कॉलेज में लगा रहे हैं, किसी ट्रेड कोर्स में लगा रहे हैं, जहाँ पर आप एक चीज़ मानकर चलिए, जहाँ तो आपने लेना है D2D डिप्लोमा, डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, दूसरा आपने लेना है बैचलर डिग्री डायरेक्ट। इसी 2 कंडीशन के साथ आपने अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी में अप्लाई करिए। कॉलेज का जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा नहीं है, उसमें आपका टाइम पैसा दोनों वेस्ट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ऑस्ट्रेलिया रिलेटेड जितने भी डाउट, जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट मेरी यही रहेगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।